योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी करती नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। संभल के जज साहब के ट्रांसफर के बाद में अब वहां के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। नारे लग रहे हैं, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। संभल के सीजीएम को, जज साहब को वापस लाया जाए, ये नारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी खबरें मैंने आपको बताई है कि जब किसी स्कूल से किसी टीचर का, किसी अध्यापक का ट्रांसफर होता है तो वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि भैया 15-20 टीचर है हमारे स्कूल के अंदर, लेकिन एक ये मास्टर साहब हैं जो बड़ी शिद्दत से पढ़ाते हैं। और बच्चे रोने लगते हैं उनके ट्रांसफर पर। बच्चे कहते हैं कि नहीं, मास्टर जी को मत भेजो वरना हम फेल हो जाएंगे। वकील कह रहे हैं कि सीजीएम को वापस लेकर के आओ। कुछ समझे आप? योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सीजीएम साहब को वापस लाओ, सीजीएम साहब को वापस लाओ, सीजीएम साहब को वापस लाओ। यहां पर जिला जज साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी और बड़ी संख्या में वकील साहब, उनका जमावड़ा वहां पर था। जिला जज की गाड़ी को घेर करके नारे लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जिनको सीजीएम विभांशु सुधीर, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उनकी कुर्सी पर जिनको बैठाया जा रहा है उनका नाम है आदित्य सिंह। यह है आदित्य सिंह। आदित्य सिंह वो हैं जिनको प्रमोशन मिला है। आदित्य सिंह वो जज साहब हैं जो अब सीजीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, जिन्होंने सर्वे का आदेश दिया था। ये आदित्य सिंह मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर के ही अनुज चौधरी भी रहने वाले हैं, एक ही जिले के हैं दोनों। और ये मामला, क्या इसमें कोई फिर से आदेश पारित होगा या फिर इसमें आदित्य सिंह की जगह पर किसी और को सीजीएम बनाया जाएगा, या फिर जो सीजीएम का ट्रांसफर हुआ है उनका ट्रांसफर रद्द किया जाएगा, देखना जो है वो बाकी है। लेकिन जिस तरीके से वकीलों में उबाल है, ये वाकई अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब इतनी बड़ी संख्या में वकील वहां पर उतर करके कह रहे हैं कि सीजीएम साहब को वापस लाओ। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भैया इन नारों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे नारे बहुत गूंजते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप संदेश क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं, या इस खबर से, इस फैसले से क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है? और क्या न्यायपालिका, उसमें अब कोई पर्देदारी है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर ये ट्रांसफर हुआ है और जिस तरीके से ट्रांसफर के बाद में डिमोशन भी, ये अपने आप में और चौंकाने वाला कि डिमोशन आखिरकार क्यों हो गया, डिमोशन के पीछे वजह क्या है। क्योंकि मैंने इस खबर को लेकर के जो है वो सर्च किया और आप देखिए कि इसको डिमोशन कहा जा रहा है। सीजीएम यानी जिस पद पर वो थे उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये बड़ा होता है क्योंकि यह एक वरिष्ठ पद है जो सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन से ऊपर होता है, और इसमें जिले के मजिस्ट्रेट का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जबकि सिविल जज जिस पद पर अब उनको भेजा जा रहा है वो सीनियर डिवीजन एक कनिष्ठ पद है, यानी जूनियर पद है, जो सीजीएम के अधीन काम करता है। हालांकि जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, इन दोनों से भी वरिष्ठ होते हैं और जिले के न्यायिक प्रमुख होते हैं। आप समझे, कुछ आसान भाषा में समझिए। अभी सीजीएम के पद पर ये विभांशु सुधीर थे।
इनको भेज दिया गया है सिविल जज बना करके। सिविल जज वो सीजीएम के नीचे काम करता है। तो भैया जो पहले ही सीजीएम रह चुका है उसको सिविल जज बना करके क्यों भेजा जा रहा है? और इन दोनों के ऊपर होते हैं जिला जज, और जिला जज की गाड़ी को घेर करके यहां पर नारेबाजी हो रही थी। देखिए किस तरीके से चीजें चलती हैं, किस तरीके से चीजें काम करती हैं, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कई बार आपके एक इशारे से आप बहुत कुछ कह जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती है। और इस इशारे से क्या संदेश दिया जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस फैसले को लेकर के पत्रकार सौरभ यादव लिखते हैं, शुरू में ही कहा था कि जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, अनुज चौधरी को बचा लिया जाएगा, लेकिन खेल इतना खुला होगा यह नहीं सोचा था। पहले एसपी साहब ने कोर्ट के आदेश को अवैध बता करके एफआईआर करने से मना कर दिया। अब तो जिन जज साहब ने एफआईआर करने का आदेश दिया उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। यानी लोग पहले से कह रहे थे, पत्रकार पहले से कह रहे थे कि भैया कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, अनुज चौधरी तक आंच नहीं जाएगी, अनुज चौधरी को बचा लिया जाएगा। अब अनुज चौधरी में ऐसा क्या है? हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुज चौधरी 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये 2029 तक इसी तरीके से सुर्खियों में है। और अगर आप बहुत आगे सुनना चाहते हैं इसको लेकर के, तो यह भी कहा जाता है कि जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर जिस इलाके के अनुज चौधरी हैं उसी इलाके के जयंत चौधरी भी हैं। यह भी कहा जाता है कि अनुज चौधरी को इसलिए भी हवा दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बचाव किया था, आपको याद होगा, जब 52 जुम्मे और 1 होली का बयान दिया था, तो उस वक्त में प्रदेश के मुखिया ने बयान दिया था कि हमारा वो सीओ जो है वो पहलवान है। हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर पर ऐसी बयानबाजी नहीं होती है, लेकिन उस वक्त में जब एक उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्होंने कहा था कि वर्दी के अंदर रह करके इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि 52 जुम्मे आते हैं फिर मना लेना, घर पर नमाज पढ़ लेना, होली सिर्फ एक आती है। आप वर्दी में हो, वर्दी में रह करके इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ये सीधे सीधे वर्दी का उल्लंघन है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बचाव किया। तो यह कहा जाता है, गाहे बगाए राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है कि अनुज चौधरी को इसलिए हवा दी जा रही है कि अनुज चौधरी को आगे करके, उनका कद बढ़ा करके, और जयंत चौधरी जो इस इलाके के हैं, और जयंत चौधरी जिनकी पार्टी आरएलडी वो इस इलाके में अपना प्रभाव रखती है, उनको जो है उनके सामने एक नेता खड़ा कर दिया जाए। उनके सामने बीजेपी एक युवा तेज तर्रार नेता लेकर के आ जाए, और वो नेता उस आसपास के इलाके के अंदर जो है वो बीजेपी का झंडा बुलंद करे, फिर जयंत चौधरी की जरूरत नहीं रहेगी। और हो सकता है कि फिर जयंत चौधरी के सामने ही लड़ा दिया जाए। जयंत चौधरी को 4 बयान देने और जयंत चौधरी अपना झोला उठा करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे। हालांकि जो पिछला चुनाव था वो जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर के ही लड़ा था, बाद में रास्ते अलग अलग हो गए। जयंत चौधरी के करीब जो है वो 7-8 विधायक जीत करके भी आए थे, लेकिन अब वो सब बीजेपी सरकार के साथ में है। तो राजनीति बड़े बारीक तरीके से चलती है, और राजनीति में सबसे जरूरी चीज यही है कि आप संदेश किस फैसले से, किस तरीके से, कैसे दे रहे हैं। अब देखिए सीधी बात तो पहले तो ये है कि ये जो फैसला हुआ है इसमें डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार का ही फैसला है। ये जो फैसला हुआ है इसमें कई जजों का तबादला हुआ है, और उसमें एक जज साहब जो है वो ये भी हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें ये निकल करके सामने आ रही है कि ये जो जज साहब हैं, इनका जो फैसला हुआ, ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये एक तो डिमोशन हो गया है, और दूसरी बात यह है कि इन जज साहब ने कहा था कि भैया 1 हफ्ते के अंदर लेकर के आइए कि आपने एफआईआर कर दी है, और एफआईआर अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है। उस वक्त में आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा था कि हिंसा की पूर्व में जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। इन्होंने कह दिया था कि भैया हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाकर के, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे। तो भैया अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही जो है वो अपील, यहां पर फैसला निकल करके सामने आ गया कि इन जज साहब का तबादला किया जा रहा है। ये मतलब अपने आप में एक बड़ा अलग सा जो है वो मामला दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है वो चीजें
हाथों से निकलती जा रही है। कोई अगर सरकार के साथ में है तो कुछ भी है, और फिर उस सरकार के अगर खिलाफ में है तो फिर उससे तो पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड मांग लिए जाते हैं। अब यहां पर वकीलों ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है, और वकील जो है वो खुल करके सामने आ गए हैं, और वकीलों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। संभल में मुसलमानों को गोली मारने के आरोपी तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश देने वाले जज विवांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के खिलाफ आज कोर्ट परिसर में वकीलों ने धरना दिया, प्रदर्शन चल रहे हैं, और बड़ी संख्या में वकील सीजीएम विवांशु सुधीर को वापस लाने की मांग कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, सीजीएम साहब को वापस लाओ। अब देखिए सवाल यह है कि सीजीएम साहब को वापस लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा, या फिर अब जो हमने संदेश दे दिया है, और संदेश साफ है कि साथ में है तो अच्छा है, साथ में नहीं है तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए एक तरफ अभी मामला चल रहा है प्रयागराज के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद का। वहां पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कह दिया कि भैया आप तो शंकराचार्य नहीं लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश निकाल करके ले आए, ये वो फला फला। हालांकि उसमें भी कह दिया गया कि ये गलत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सतवा बाबा है, वही प्रयागराज का मेला है, वही मैदान, वही घोड़े, वही हाथी है, और वहां पर सतवा बाबा की 2 करोड़ रुपए की गाड़ी घूम रही है, कहीं 4 करोड़ रुपए की गाड़ी घूम रही है, कहीं 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी घूम रही है, कहीं 3 करोड़ रुपए की गाड़ी घूम रही है। वो सतवा बाबा सीटी बजाते हुए चलते हैं, योगी आदित्यनाथ उनकी बगल में टहलते हुए नजर आते हैं, और योगी आदित्यनाथ तो यहां तक कह देते हैं कि जो सतवा बाबा की शरण में नहीं जाएगा आखिरी में उनको वहीं जाना है, यानी मणिकर्णिका घाट ही जाना है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस तरीके से मैसेज की राजनीति होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, और मैसेज की राजनीति में इस वक्त में जो मैसेज सामने आ रहा है वो अपने आप में सवालों के कटघरे में है। प्रियंका भारती लिखती है कि संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम विवांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। तबादले के साथ उन्हें सीजीएम पद से हटा करके सिविल जज बनाया गया, माने डिमोशन। एक फैसला सरकार के प्रिय अधिकारियों के खिलाफ, और आप गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये जो लाइन है, ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। आम आदमी जब इन लाइनों को सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, देखता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में भी सवाल खड़े हो जाएंगे कि भैया कल को मैं सड़क पर गुजर रहा हूं तो पता नहीं क्या हो जाए, और फिर उस मामले के अंदर मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज के वक्त में बहुत बार वकील जो है, जब आप गाहे बगाए उनसे ऑफ द कैमरा बात करेंगे कि साहब ये जज साहब आ रहे हैं, ये फला जो व्यक्ति हैं ये सीजीएम बनने जा रहे हैं, ये फला व्यक्ति जज बनने जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने जा रहे हैं, ये फला आदमी कैसे है? वकील जो है वो ऑफ द कैमरा कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो भाजपा ही है, अरे ये तो प्योर संघी है, अरे नहीं ये बड़े सख्त हैं, ये इनके अदालत में अगर मामला चला गया तो सरकार फंस जाएगी। ये आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में जो है वो एक ऐसे हालात बन गए हैं कि आप मत पूछिए। आपको याद होगा, मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हवा में ही है, बल्कि आपको याद होगा 2024 का जब चुनाव था, तो 2024 के चुनाव से ठीक पहले अभिजीत गंगोपाध्याय कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, और कोलकाता हाईकोर्ट के जज से उन्होंने इस्तीफा दिया, वीआरएस लिया, और तुरंत बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, और बीजेपी में शामिल होकर के उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सांसद बन गए। और इनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि साहब आप तो जज थे, आप बीजेपी में कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो जीवन भर आरएसएस का सदस्य था। ये इनका स्टेटमेंट है, जीवन भर आरएसएस का सदस्य।
मतलब क्या ही कहा जाए साहब। और दूसरी तरफ विजय शाह, भाजपा के वो मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो गंदे भद्दे वहां पर बयान दिए, उन पर टिप्पणी की, उनका मामला गया जस्टिस श्रीधरन की अदालत में और जस्टिस श्रीधरन ने उनके खिलाफ जो है वो टिप्पणी कर दी। तो जज साहब को जो है वो कई अलग अलग प्रदेशों के दर्शन करवा दिए गए। हालांकि अब विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि भैया अभी तक इस मामले के अंदर आप केस दर्ज क्यों नहीं कर पा रहे, ये माफी वगैरह से काम चलने वाला नहीं है, विजय शाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको याद होगा एक मामला और निकल करके सामने आया था, एक हरियाणा के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में जब कार्रवाई थम गई थी, उसके बाद में एक प्रोफेसर साहब थे महमूदाबाद, और प्रोफेसर साहब ने एक टिप्पणी कर दी थी और उसके तुरंत बाद में महिला आयोग के अधिकारी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आ जाते हैं और पुलिस उनको उठा करके ले जाती है। अभी नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग अपने घरों के अंदर, एक व्यक्ति का घर था, उसमें 10-12 लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस आती है उनको उठा करके ले जाती है। कोई शॉल बेचने के लिए आता है उसको पीट देते हैं, कोई नमाज पढ़ता है उनको ले जाते हैं, कोई स्कूल बनाने के लिए चलता है बुलडोजर चल जाता है। यानी कितना धर्म के नाम पर और कितना धर्म के नाम पर नहीं है। इस चीज को अगर आप छांटने लगेंगे और बारीकी से देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या बवाल है। अनुज चौधरी के मामले में जिस तरीके से शुरुआत से ही, अगर आप देखें तो शुरुआत से ही जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। और अब तो ये मामला जो है वो पीछे हटेगा या ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आदित्य सिंह को लेकर के इसलिए भी एक तरीके से कहें कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही जिले के हैं, दोनों एक ही जिले के, अनुज चौधरी भी एक ही जिले के हैं और ये भी आदित्य सिंह भी जो है वो एक ही जिले के हैं। ये TV9 की खबर आप देखिए, आदित्य सिंह के बारे में कहा गया है कि संभल के मौजूदा CGM को ट्रांसफर कर सुल्तानपुर भेज दिया गया है। वहीं आदित्य सिंह को संभल का नया CGM नियुक्त किया गया है। उन्होंने ही श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही मस्जिद के दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। उन्हें प्रमोशन के तहत संभल भेजा गया है। आदित्य मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सहारनपुर में हुई थी और मुझे लगता है कि कमोबेश इसी उम्र के जो है वो अनुज चौधरी भी होंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में जो कार्रवाई हो रही है उस पर बहुत बार सवाल उठते हैं, रंजन गोगोई से लेकर के और चंद्रचूड़ तक। हालांकि चंद्रचूड़ ने अभी हाल में कहा कि उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए थी। अब पता नहीं उन्होंने ये बात इसलिए कही कि वो कहीं पर कोई बड़ा पद उनको नहीं मिल पाया या वो क्या वजह है, क्या संदेश अब वो देना चाहते हैं। हालांकि जिस वक्त में वो खुद CGI थे तो उन्होंने खुद जमानत नहीं दी थी, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इतने सारे मामले हैं, इतनी सारी कहानियां हैं जिनको बताने के लिए बैठे तो न जाने कितना वक्त गुजर जाए। लेकिन क्या वाकई कहीं कुछ देखा भी जा रहा है, कहीं कुछ लिखा भी जा रहा है, कहीं कुछ पढ़ा भी जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।